सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ देखने जा रहे हैं। आपके मन में संदेह हुआ होगा कि दूसरा पाठ का वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो पिछले साल दूसरा पाठ इस अभ्यासक्रम से 1 साल के लिए निकाला गया था और उसी हिसाब से आज भी हम इस साल चल रहे हैं। इसलिए अब तक पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से या सरकार की ओर से कोई नए निर्देश नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम दूसरा पाठ का वीडियो हम नहीं बनाएंगे। जब नया आदेश आएगा कि दूसरा पाठ भी इस अभ्यासक्रम में सम्मिलित है तो मैं दूसरे पाठ पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब इस समय के लिए या इस साल के लिए भी पिछले साल का जो नियोजन है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। इसलिए जो दूसरा पाठ का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं और आज हम उसके जो आगे का पाठ है, पाठ तीसरा, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, उसकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका जो शीर्षक है वह है वाहरे हमदर्द। तो वाहरे इस शब्द के आगे विस्मय सूचक चिन्ह आया है। तो व्याकरण की दृष्टि से भी हमें यहाँ एक अव्यय मिलता है कि वाहरे, यह जो अव्यय है वह विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। और हमदर्द इस शब्द का अर्थ होता है दर्दमंद। हमदर्द इस शब्द का अर्थ होता है दर्दमंद। और दर्दमंद इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दर्दमंद इस शब्द का अर्थ होता है जो हमारे दुख में या दर्द में सहयोग दे, दुख में हमारे साथ रहे या हमारे दुख के प्रति कोई व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करे, ऐसे व्यक्ति को हमदर्द कहते हैं। तो शायद आपके समझ में इस पाठ का जो शीर्षक है वाहरे हमदर्द, इसका शीर्षक समझ में आया होगा। वाहरे इस शब्द का अर्थ होता है, आप मराठीमध्ये सुद्धा आपण म्हणू शकतो वारे, इस प्रकार वारे किंवा क्या बात है, इसका इस प्रकार भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो वारे हमदर्द, इसका मतलब हमदर्द इस शब्द का अर्थ मैंने बताया कि दर्दमंद, और दर्दमंद इस शब्द का अर्थ होता है जो हमारे दुख में, दर्द में, पीड़ा में हमारा साथ दे, जो हमारी अभिलाषा प्रकट करता है, हितोपदेशी, हितैषी भी उसे हम कहते हैं, जो दुख में हमारा साथ दे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हमदर्द। और कवि घनश्याम अग्रवाल है, इन्होंने बड़े उपहास के साथ या व्यंग्य के साथ या मजाक के साथ उन्होंने कहा है वाहरे हमदर्द, मतलब कैसा होता है हमदर्द, इस प्रकार। तो इसके आगे हम परिचय, घनश्याम अग्रवाल जी इस पाठ के लेखक हैं, तो परिचय उनका, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी हम देखेंगे। तो यह है परिचय। उनका जन्म 1942 अकोला इस शहर में, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, उसमें हुआ है। और घनश्याम अग्रवाल जी की जो रुचि है, तो रुचि इस शब्द का अर्थ जो होता है वह अर्थ होता है पसंद। मराठीमध्ये आपण त्याला आवड म्हणतो कि घनश्याम अग्रवाल जी की जो पसंद है अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई है। जब तक वे छात्र थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उसी बचपन से ही उनके मन में लिखने के प्रति उनके मन में रुचि विकसित हुई है, वह निर्माण हुई है या पैदा हुई है, इस प्रकार।
अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर, ये जो कवि है, कौन सी भी साधारण घटना होती है समाज में, घर में, तो उस घटना के पीछे वे हास्य ढूंढ निकालने की निपुणता या चतुरता या वरदहस्त इन्हें मिला है। छोटे छोटे बात पर वे व्यंग्य करते हैं, छोटे छोटे बात पर वे मजाक करते हैं, छोटे छोटे बात पर वे किसी की भी खिल्ली उड़ाते हैं। इस प्रकार ऐसे आदमी को हम मजाकिया या मस्खरा आदमी कहता है, जो मजाक करता है बार बार किसी भी वाक्य बोलने पर, कौन सी भी घटना, कौन सा भी दृश्य देखने पर वो क्या करता है, मजाक करता है। इस प्रकार इस घनश्याम अग्रवाल जी जो है, इस पाठ के लेखक, वे उनमें भी एक प्रतिमा है, एक कौशल्य है कि आसपास की जो घटना समाज में घटती है उसमें वे हास्य ढूंढकर निकालते हैं और उसमें हास्य वे क्या करते हैं, बोने की कोशिश करते हैं और वह घटना ज्यादा रोमांचकारक या रोचक या हंसी भरी वे बनाते हैं। उसे धारदार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। इनके लेखन की विशेषता है कि आसपास में कोई घटना हो, दृश्य हो, उसमें से मजाक निकालना और उसमें से मजाक निकालकर या उसमें हंसी मजाक डालकर व्यंग्य, इस शब्द का अर्थ है उपहास, वे उपहास में भी वह हंसी उपहास में बदलते हैं और यह उनका कौशल्य है। इस प्रकार डालना मतलब रूप देना। वे अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है और उनका पेशा ही है कि लोगों को हंसाना, मजाक करना, उपहास करना। तो अखिल भारतीय जो मंच होता है, स्टेज होता है, अखिल भारतीय भारत देश के तौर पर इस प्रकार, तो हास्य व्यंग्य कवि के रूप में वे लोकप्रिय है। मतलब हंसी व्यंग्य से समाविष्ट, जिसमें हंसी हो, मजाक हो, उपहास हो, व्यंग्य हो, इस प्रकार की कविता वे क्या करते हैं, लिखते हैं और उसमें वे उनकी कविता लोकप्रिय भी हो चुकी है। कुछ कृतियां, कुछ लेखन साहित्य उन्होंने लिखा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। हंसी घर के आईने एक हास्य व्यंग्य, एक निबंध उन्होंने लिखा है। आजादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है। इसमें सारी कविता में जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय भी आपको हंसी आ जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा, इतनी हास्य कविता इनकी है। और अपने अपने सपने, एक लघु कथा भी संग्रह उन्होंने लिखा है, अनेक कथाएं उसमें समाविष्ट है और उस कथा का संग्रह है और उस कथा संग्रह का नाम दिया है अपने अपने सपने। तो ये हुआ घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में संक्षिप्त में परिचय। आगे हम अब गद्य की ओर चलते हैं, गद्य के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। तो गद्य संबंधी इसमें इस पाठ की मध्यवर्ती कल्पना है कि क्या कहा है, इस पाठ में क्या कहा है, मध्यवर्ती कल्पना। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से, दुर्घटना इस शब्द का अर्थ होता है बुरी घटना, दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से, रोचक इस शब्द का अर्थ होता है आकर्षक, रोचक इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आकर्षक ढंग से व्यक्त किया है, प्रकट किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। देखिए पाठ का शीर्षक ही है वहां रे हमदर्द। तो कवि कहते हैं हमदर्दी जताने के लिए जब वे लोग आते हैं, उनको कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अपघात हुआ है ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति को वे सांत्वना दें, धीरज दिलाएं, उनमें ढाढ़स बधाएं। लेकिन इसकी अपेक्षा उल्टा परिणाम होता है और क्या होता है कि वे पीड़ादायी बन जाती है। मतलब जो आराम से सो नहीं पाते, आराम हराम बनता है, चैन की नींद नहीं ले पाते। जो लोग ऐसे मिलने आते हैं, इससे क्या होते हैं, वे हमदर्दी तो जताना दूर रहा, बल्कि उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका वर्तन और उनकी बोलचाल या उनका कृत्य उस बीमार व्यक्ति को पीड़ा ही बन जाता है। यह छोटी सी घटना, एक छोटी सी कथा उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके के ढंग से आप सभी छात्रों के सामने रखी है और यह बहुत ही मजेदार पाठ है और यह पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और आपको सुनने में भी
आप तो हंसी की ठहाके ही लगाते रहेंगे, बहुत हंसोगे, क्योंकि इतना मजा किया पाठ, इतनी मुस्कुराहट, इतनी हंसी और इतना ही व्यंग्य और उपहास इस लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वह प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं एक छोटा सा परिच्छेद, एक छोटे छोटे परिच्छेद को लेकर हम यह पूरा पाठ देखने वाले हैं और शायद इसके 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो आज की यह पहली तासिका है और इस पहली तासिका में हम ये 2 या 3 परिच्छेद पैराग्राफ को लेकर इस पाठ को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मजेदार पाठ, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रोचक, बहुत ही उसमें हंसी है, मुस्कुराहट है और उसका आनंद आप लेते रहिए और मैं भी आपको सारी जानकारी इसके पाठ के माध्यम से देता रहूंगा। इसकी भाषा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आनंददायक है। तो ठीक है, चलते हैं पहले परिच्छेद की ओर। तो यह रहा पहला परिच्छेद। एक 7-8 पंक्तियों को लेकर मैंने यह पहला परिच्छेद जो है मैंने बनाया है। तो इस परिच्छेद को मैंने एक नाम दिया है। ये जो 8-10 पंक्ति है इसको एक नाम दिया है, वो आप वर्ग पाठ की वही में लिख सकते हो, क्योंकि हर एक पाठ पर मैं जितना पाठ बड़ा होगा उतने मुद्दे ज्यादा होंगे। यदि पाठ छोटा होता है तो उसके मुद्दे भी छोटे होंगे, बहुत कम होंगे। उसी तरह एक 5-6 मुद्दे या 7-8 मुद्दे को लेकर कौन सा भी पाठ रहेगा। तो हम इस पंक्तियों से संबंधित एक मुद्दा हम बनाएंगे, मैंने बनाया है, आप वह वर्ग पाठ की वही में आप लिखिए। तो इस परिच्छेद जो है उससे संबंधित मुद्दे का नाम है लेखक की टांग टूटना। आया समझ में? इस परिच्छेद जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है उससे संबंधित मैंने एक मुद्दा बनाया है और उस मुद्दे का नाम है लेखक की टांग टूटना। तो देखते हैं लेखक की टांग किस प्रकार टूटती है, किस प्रकार, क्या होता है दृश्य, क्या होता है प्रसंग। एक 5-6 या 8-10 पंक्तियां यहां बताई है। तो हम देखते हैं पहला मुद्दा कि लेखक की टांग टूटना। तो देखिए परिच्छेद में क्या क्या कहा है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो मेरे सामने से एक कार आ रही थी। देखिए एक एक शब्द को बारीकी से हम देखेंगे, एक एक कठिन शब्द को देखना है, उसका अर्थ समझ कर लेना है। उसके सिवा आपके समझ में यह पाठ, यह कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस पर कृति पूछी जा सकती है, उसका भी उत्तर हमें आना अपेक्षित है। इस प्रकार तो पूंजीवादी यह एक शब्द है, कठिन शब्द है पूंजीवादी, और समाजवादी इस प्रकार। तो पूंजीवादी इस शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है अमीर आदमी जिसका मालिक स्वयं अकेला होता है। मराठीमध्ये आपण म्हणतो भांडवलदार वर्ग, जे श्रीमंत असतात अशा प्रकारे। तो पूंजीवादी का अर्थ क्या होता है, जिसका मालिक अकेला होता है, उसे पूंजीवाद कहता है, या अमीर व्यक्ति होता है। कौन सा भी अर्थ आप ले सकते हो। और दूसरा शब्द है यहां समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि उसका एक अकेला मालिक नहीं रहता, उसके सरकार मालिक होती है, उसे समाजवादी कहते हैं। जिस प्रकार कि हम सफर जब करते हैं एसटी से, वह समाजवादी का प्रतीक है, मतलब वह सरकार उसकी मालिक है। इस प्रकार मतलब जब सरकार मालिक होगी उसे समाजवादी कहेंगे, और जब कोई अकेला व्यक्ति होगा उसे पूंजीवाद हम कहेंगे। बड़े बड़े अमीर लोग हैं इस दुनिया में, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, और विप्रो कंपनी के वे अजीज प्रेमजी हैं। इस प्रकार अनेक हजारों लोग, करोड़पति पूंजीवाद है।
और समाजवादी मतलब ऐसी कुछ संस्थाएं सरकार की ओर से चलाई जाती है, उसे हम समाजवादी कहते हैं। जो रेल है उस रेल का भी मालिक कौन होता है? सरकार होती है। इस प्रकार मैंने उदाहरण दिए, जो अमीर और गरीब इस प्रकार के भी अर्थ आपने लिए तो भी आप ले सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भाषण सुनने के लिए लेखक गए थे, पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों विषयों को लेकर वो भाषण का विषय था। गरीब और अमीर इनसे संबंधित वह अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर वे लेखक जो है वे आ रहे थे। वे कहते कि वे सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। देखिए आगे क्या कहा है कि भाषण का प्रभाव भी लेखक पर हुआ है। लेखक बेचारा गरीब है, तो गरीब है तो वह किसका प्रतिनिधित्व करता होगा, किसका प्रतीक होगा? पूंजीवाद या समाजवाद? लेखक गरीब है तो समाजवाद का वो प्रतीक है, क्योंकि उसके पास साइकिल है और वह उसके सामने से कार आ रही थी। मतलब कार किसका प्रतीक होगा? कार अमीर व्यक्ति का प्रतीक है, कार पूंजीवादी व्यक्ति का प्रतीक है। और साइकिल ये तो छोटे छोटे गरीब लोग भी ले सकते हैं, उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती। मतलब यह भी देखने लायक है, अमीर और गरीब, पूंजीवाद समाजवाद। उसी प्रकार कार किसका प्रतीक है? पूंजीवादी। और साइकिल किसका प्रतीक है? समाजवादी। इस प्रकार गरीब और अमीर, कार वाला अमीर था, लेखक साइकिल वाले हैं, वे गरीब है। तो लेखक यहां क्या, देखो वाक्य तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसमें भी लेखक ने हंसी मजाक भरा है और उपहास भी भरा है। वे कहते हैं ये तो निर्जीव चीजें हैं कार और साइकिल, इसमें कोई भावना नहीं रहती। फिर भी उन्होंने क्या कहा है कि उसमें रंग लाया है। वे कहते हैं कि मेरे साइकिल को अधिक जोश आया या उत्साह आया, या कार को गुस्सा आया। कार को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हंसी इसमें वे डालने की जो उनका कौशल है वो बहुत ही तारीफ करने लायक है। इसलिए वे कहते हैं कार को गुस्सा आया या मेरे साइकिल को ज्यादा उत्साह आया, मुझे मालूम नहीं, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस प्रकार वे कहते हैं कि मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए, करीब इस शब्द का अर्थ क्या सभी को मालूम है? पास। तो विरोधी इनकी तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखिए विरोधी यह शब्द एक है, और घृणा, विरोधी इस शब्द का अर्थ दुश्मन भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, जो एक दूसरे का विरोध करते हो, इस प्रकार। और घृणा इस शब्द का अर्थ होता है नफरत या तिरस्कार। तो लेखक कहते हैं साइकिल को जोश ज्यादा आया या उस कार को जोश ज्यादा आया, यह मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता, क्योंकि वे दोनों विरोधी हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, एक पूंजीवाद है, एक समाजवाद है। कार पूंजीवादी है, साइकिल समाजवादी है। वे विरोधी है, उसमें विषमता है, समानता नहीं है। जिस प्रकार झोपड़ी और बंगला, झोपड़ी गरीब का प्रतीक, समाजवाद का प्रतीक, और बंगला जो होता है पूंजीवादी का प्रतीक। इस प्रकार वे कहते हैं कि वे विरोधी है, उसमें समानता नहीं है। एक अमीर है, एक गरीब है, दो एक दूसरे को घृणा की नजर से देखते हैं। देखो एक अमीर व्यक्ति गरीबों को घृणा की नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं। यही कहा है समाज में जो तथ्य है, वास्तवता है। यह लेकर कहते हैं वे दोनों आपस में जा भिड़े, मतलब वे दोनों की टक्कर हो गई। किन दोनों की टक्कर हो गई? साइकिल की और उस कार की। तो इस चित्र में भी आपको दिखाई देगा कार है, उस लेखक है, वह लेखक देखो बेचारी गरीब है, तो किसका प्रतीक है? वे समाजवादी का प्रतीक। और कार है, वे किसका प्रतीक होगा? पूंजीवादी या अमीर व्यक्ति का। तो यह दो चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखाई देगा कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, अपघात हो चुका है। देखिए लेखक कैसे नीचे वे रास्ते पर वे गिर चुके हैं, और किसने उन्होंने टकराया है? कार ने टकराया है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेखक कहता है कि मैंने खामखाह इस शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ या फिजूल, बिना कारण
पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यह एक मुहावरा है। टांग अड़ाना इस शब्द का अर्थ होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। बाधा डालना या रुकावट डालना। एक अंक के लिए परीक्षा में यह प्रश्न आता है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो टांग अड़ाना इस शब्द का अर्थ होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, विघ्न डालना। तो फलस्वरूप उनकी टांग टूट गई। फलस्वरूप इस शब्द का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, जो दोनों टकरा गए, कार और साइकिल, इसका फलस्वरूप परिणाम क्या हो गया, लेखक की टांग टूट गई। लेखक की टांग टूट गई। और हमारे मुद्दे का नाम क्या है, आपके दिमाग में है मुद्दे का नाम क्या है, लेखक की टांग टूटना। और उसी से संबंधित यह पाठ्य पंक्तियां हैं। यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मतलब बुरी घटना। यह एक उपसर्ग घटित शब्द है। दुर आदि घटना। घटना यह मूल शब्द है। मूल शब्द का आगे दुर यह शब्द लगा है। जो आगे शब्द लगता है, शब्दों के अंश लगते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। एक अंक के लिए बोर्ड की परीक्षा में यह कृति आ सकती है, यह प्रश्न आ सकता है। तो दुर्घटना यह एक उपसर्ग घटित शब्द है। दूर आदि घटना, तो घटना यह मूल शब्द है और इसका उपसर्ग कौन सा है, दूर। दूर आगे लगा है, पहले लगा है। तो जब पहले शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में मूल शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय वाला शब्द कहते हैं। तो ठीक है, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। इंसानियत का अर्थ मैंने पिछले कविता का वीडियो बनाते समय भी बताया आपको। मानवता, इंसानियत, मनुष्यता, इस प्रकार इंसानियत, मानवता कायम है समाज में। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो लेखक इस शब्द में भी, इस वाक्य में भी उपहास करता है, खिल्ली उड़ाता है, मजाक करता है। वह कहता है कि शायद आज भी समाज में ये इंसानियत और बची है, शेष है, इसलिए कुछ लोग दौड़कर मेरी तरफ बढ़े और मुझे मदद करने के लिए वे आ गए और आगे ले जाकर मुझे अस्पताल में उन्होंने भर्ती किया। यदि इंसानियत ना होती तो कोई व्यक्ति लेखक के पास नहीं आता। तो इसलिए कवि कहता है कि आज भी थोड़ी बहुत प्रमाण में इस समाज में इंसानियत है। देखिए, जब हम भी रास्ते से जाते समय कुछ छोटा बड़ा अपघात होता है तो लोगों की एक बुरी आदत लग चुकी है कि उस अपघात से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसकी मदद करने की अपेक्षा लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेकर उसकी रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त रहते हैं। तो यह नादानीपन है, हमारा बचकानापन है। तो इससे से क्या होता है, वह व्यक्ति की जान भी जाती है। हम तो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यह जो आदत हमें छोड़ना चाहिए। जितनी हो सके उसे पानी पिलाना या किसी दूसरी गाड़ी में उसे बिठाना या अस्पताल को फोन करना, एम्बुलेंस को फोन करना, यह हमारा फर्ज बनता है। तो इस प्रकार का काम करना चाहिए। लेखक यही कहता है कि अब भी सारी मानवता इस समाज से नष्ट नहीं हुई है, इंसानियत बची है। इसलिए इंसानियत थोड़ी बहुत बचने के कारण मुझे क्या किया, कुछ लोगों ने मदद की और मुझे अस्पताल भेजा। तो शायद यह जो 7-8 पंक्तियों वाला पहला परिच्छेद है, इसका पहला मुद्दा है, मैंने बताया, लेखक की टांग टूटना। इससे संबंधित एक 7-8 पंक्तियां है, वो सारी पंक्तियां आपके समझ में आ जाएगी कि लेखक की टांग टूटना। पूंजीवाद और समाजवाद का भाषण सुनकर आना, रास्ते से जाना, साइकिल पर जाना, वह ऊपर सामने से कार आना। लेखक कहता है कि मेरे साइकिल को जोश ज्यादा आया या कार को गुस्सा ज्यादा आया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वे दोनों आपस में भिड़े। आपस में वे कैसे भिड़े, एक दूसरे को किस भावना की नजर से देखते थे, किस दृष्टि से वे देखते थे, घृणा की नजर से, नफरत की नजर से, तिरस्कार की नजर से, और वे एक दूसरे को आपस में जाकर भिड़े। और लेखक कहता है कि मैंने खामखा व्यर्थ में ही पूंजीवाद और समाजवाद के विषय में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना मुहावरा है, बाधा डालना, विघ्न डालना, रुकावट डालना, इस प्रकार। और इसका नतीजा क्या हो गया कि लेखक की टांग टूट गई। और लेखक कहता है कि आज भी इंसानियत इस समाज में कायम है।
यह सिद्ध करने के लिए, यह दिखाने के लिए मुझे कुछ लोगों ने मदद की मेरी, और मुझे क्या किया, अस्पताल में वे लोग ले गए और मुझे वहां भर्ती किया गया। तो यह पहला मुद्दा हो चुका है। और एक मुद्दा हम देखेंगे और उसके बाद में यह तासिका मैं समाप्त करूंगा। तो चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। तो दूसरा मुद्दा यह है कि, और इसका नाम लिखिए पहला आप वही में, ये जो दूसरा मुद्दा है, इस मुद्दे का नाम है लेखक बिस्तर पर और मुहावरे का जन्म। दूसरे मुद्दे का नाम है लेखक बिस्तर पर और मुहावरे का जन्म। तो इस मुद्दे में क्या क्या कहा है देखो, लेखक बिस्तर पर आनी और मुहावरे का जन्म, इस मुद्दे का नाम है। आप वह दूसरा मुद्दा लिखिए। दो मुद्दे हो चुके। पहला मुद्दा हमारा कौन सा था, लेखक की टांग टूटना, कैसे टूटी, वह प्रसंग क्या है, वो शायद आपके समझ में आया होगा। अब हम दूसरा मुद्दा देखेंगे कि लेखक बिस्तर पर और मुहावरे का जन्म। तो देखिए इस दो मुद्दों के अंतर्गत क्या क्या जानकारी लेखक ने आपको बताई है। लेखक कहते हैं कि वो बेहोश हो चुका था जब वो टकरा गया था। जब उसकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। कहां पाया उसने, अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, मतलब वो लेटा था, अस्पताल में लेटा था। गिरते समय वो बेहोश हो चुका था। और इर्द गिर्द इस शब्द का अर्थ होता है आसपास, आजू बाजू। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित मतलब जाने जान पहचान वाले, और अपरिचित मतलब अनजान, अपरिचित अनोळखी, ओळखी आणि अनोळखी, जशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये म्हणतो ओळखीचे आणि अनोळखीचे, ओळख नसलेले, उसी प्रकार परिचित अपरिचित, जान पहचान वाले और बिना जान पहचान वाले, इस प्रकार परिचित और अपरिचित। अपरिचित देखो यह भी एक उपसर्ग घटित शब्द है। तो मूल शब्द कौन सा है इसमें, परिचित, यह मूल शब्द है। और मूल शब्द के आगे पहले क्या लगा है, अ। तो अ यह क्या है, उपसर्ग। अ क्या है, उपसर्ग। तो आपको इसका उत्तर लिखना कैसा है, अपरिचित शब्द आता है, नीचे अ लिखना है, डैश उपसर्ग लिखना है, और बराबर उपसर्ग घटित शब्द इस प्रकार लिखना है। तो यह भी हम पाठ पढ़ते पढ़ते इस कृति की ऊपर भी नजर डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे व्याकरण हो, चाहे कृति हो, चाहे प्रश्नोत्तर या कुछ भी कृति हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने पहला भी एक शब्द आपको बताया था, उपसर्ग घटित शब्द दुर्घटना, यह दूसरा शब्द है उपसर्ग घटित शब्द अपरिचित। तो लेखक कहता है कि मेरे आमने सामने कुछ जान पहचान वाले या जिसकी पहचान नहीं, यह चेहरे जो खड़े थे, आंख खुलते ही चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जो आसपास के जो व्यक्ति थे उनके सबके आंखों के चेहरों पर क्या हो गई, उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मतलब ये खुश हो गए कि लेखक क्या हो गया, होश में आया है। लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहां हूं। कराहना इस शब्द का अर्थ है दर्द भरी आवाज। लेखक की टांग टूट गई थी, उससे दर्द हो रहा था, और दर्द होने के कारण कराहते उन्हें, मुझे दर्द उन्होंने महसूस किया, और दर्द से चिल्लाते हुए वे कहते हैं, वे दो चार आदमियों की, मैं कहां हूं, इस प्रकार। तो लोगों ने जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। मतलब निजी अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल दो प्रकार के अस्पताल होते हैं। देखो, सार्वजनिक अस्पताल जो होता है वह समाजवादी का प्रतीक है, इसकी सरकार मालिक होती है। और निजी अस्पताल जो होते हैं वो पूंजीवादी का प्रतीक है, और वो अमीर व्यक्ति वे उसके मालिक होते हैं।
तो लेखक को उन लोगों ने सार्वजनिक मतलब सरकारी अस्पताल में भर्ती किया और वह भी प्राइवेट वार्ड में किया। तो यह जो जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, इस प्रकार के दो प्रकार उस अस्पताल में होते हैं। जनरल वार्ड में होते हैं एक से ज्यादा बिस्तर होते हैं, ज्यादा खाट वे डाले होते हैं उस बीमार आदमी के लिए, पेशेंट के लिए। और जो प्राइवेट वार्ड होता है वह अकेला, वह बीमार व्यक्ति के लिए ही स्पेशल उसके लिए होता है और सभी व्यवस्था उस कमरे के अंदर की जाती है, उसको पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो सार्वजनिक अस्पताल और निजी अस्पताल, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, इस प्रकार आप ये जो फर्क है आपको ध्यान में रखना है। वे लोग कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, अपघात हो गया था, सिर्फ पैर का ही फ्रैक्चर हुआ है। देखिए लोग कहते हैं सिर्फ पैर का ही फ्रैक्चर हुआ है, हाथ का फ्रैक्चर नहीं, सिर का फ्रैक्चर नहीं, कमर का फ्रैक्चर नहीं, मतलब उनके मुताबिक और फ्रैक्चर होना चाहिए था। इस तरह लेखक का इस प्रकार कहना है कि वे लोग कहते हैं सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, बाकी कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतना तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। देखिए कि एक आदमी बहुत उत्सुकता के साथ ये सारी जानकारी बताते हैं कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं, आपको लाया गया है, प्राइवेट वार्ड में है, आपका अपघात हो चुका है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, बाकी कोई नहीं। और वह लेखक ने जब अपनी टांगों की ओर उन्होंने देखा तो एक टांग अपनी जगह पर ठीक ठाक थी, सही सलामत मतलब ठीक ठाक, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखिए जब पैर को फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको वजन लगाना पड़ता है उसको, कि उस पैर की हलचल न हो। यदि हलचल हो गई वह तो चोट, वो जो घाव होता है, जख्म, वो ज्यादा ठीक नहीं हो सकती। इसलिए आपको पैर को एक वजन की सहायता से या रेत की थैली के सहारे बांध दिया जाता है। शायद यह भी हम एक चित्र की माध्यम से हम देखेंगे। देखिए यह एक लेखक उस बीमार पड़े हैं, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है और रेत की थैली से उनका पैर क्या हुआ है, टंगा है, इस प्रकार। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि मेरा एक पैर सही सलामत है, लेकिन दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मैंने अभी उसका चित्र आपको दिखाया। वे कहते हैं कि उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। देखिए इस मुद्दे का नाम मैंने क्या दिया था, लेखक बिस्तर पर मुहावरे का जन्म। तो लेखक बिस्तर पर इसके बारे में जानकारी अभी यहां आई है कि किस प्रकार आई थी, लोगों ने किस प्रकार सारी जानकारी उन्हें बताया। यह लेखक बिस्तर पर मुद्दे के अंतर्गत आता है। उसमें से एक उप मुद्दा है कि मुहावरे का जन्म। तो क्या मुहावरे का जन्म हुआ, देखो उनके दिमाग में नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना, टांग का टूटना यह मुहावरा ही है। उसका शब्दशः जो अर्थ होता है पैर का टूटना। टांग टूटना मतलब पैर का टूटना, टांग का मतलब पैर, यह मुहावरा है। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि मैंने इस नए मुहावरे का जन्म दिया। तो मुद्दा क्या है, मुहावरे का जन्म। तो किस मुहावरे का जन्म हुआ, निर्माण हुआ, टांग का टूटना। तो शब्दशः अर्थ होता है पैर का टूटना, लेकिन यह लेखक के मतानुसार उसका अर्थ क्या होता है, आगे कहा है। देखो यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, टांग का टूटना। लेखक के मतानुसार उन्होंने नए मुहावरे का जन्म दिया और लेखक के मुताबिक, लेखक के अनुसार उसका अर्थ क्या होता है, टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल का विचार आते ही, ख्याल आता ही मैं कांप उठा। देखिए कांप उठना यह भी एक मुहावरा है। इस सब मुहावरे का अर्थ होता है भयभीत होना, घबरा जाना, घबराहट पैदा होना, कांप उठना, भयभीत हो जाना। लेखक कहते हैं सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल मतलब विचार आते ही मैं डर गया, घबराहट निर्माण हो गई। क्यों निर्माण हुई, उसका उत्तर भी आगे कहते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, बहुत भयानक शब्द है अस्पताल, और यदि फिर उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका लगाया तो समझो
आत्मा से परमात्मा के मिलने होने का समय आया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन, इस शब्द का अर्थ होता है मृत्यु। आत्मा से परमात्मा का मिलन मतलब मृत्यु। लेखक कहते हैं अस्पताल तो पहले ही खतरनाक शब्द है और उसके आगे सार्वजनिक अस्पताल लगाया तो क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय आया है। तो लेखक के मतानुसार अब वह मरने वाला है, उसकी कोई खैर नहीं। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि लेखक यहां व्यंग्य करता है, उपहास करता है और इस वाक्य के माध्यम से वे लोगों को, समाज को कहना चाहता है कि सार्वजनिक अस्पताल में ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? कि वे ठीक ठाक आपकी परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि आपका जो सलाइन है वो खत्म हुआ या नहीं, इस पर आपका ध्यान नहीं देते। आपको ऑक्सीजन लगाया है वे है या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते। संक्षेप में लेखक इतना कहना चाहते हैं कि जो सार्वजनिक अस्पताल होता है, सरकारी कोई भी व्यवस्था, जिस प्रकार निजी व्यवस्था होती है, खाजगी ज्याला आपण म्हणतो, जिस प्रकार निजी में व्यवस्था होती है उतनी व्यवस्था सार्वजनिक में नहीं होती। इस प्रकार वह कहता है कि अस्पताल तो पहले ही खतरनाक शब्द है और यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द आया तो क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब आपकी मौत निश्चित है। यह लेखक एक आपको हंसाने के लिए वह वाक्य की रचना वह करता है, उसने की है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखिए यह एक पॉइंट समझ में हमें लेना है कि घटना कौन सी और दुर्घटना कौन सी। घटना कौन सी है? लेखक के मतानुसार कि टांग टूटना यह घटना है। घटना मतलब छोटी सी बात, और बड़ी बात कौन सी है? सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह बड़ी बात है, यह दुर्घटना है। तो घटना छोटी चीज, दुर्घटना बड़ी चीज। घटना छोटी बात, दुर्घटना बड़ी बात। तो घटना कौन सी है? लेखक की टांग टूटना यह घटना है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक, घबराहट वाली कौन सी बात है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना लेखक के मतानुसार दुर्घटना है। इस प्रकार तो दो मुद्दे हो चुके हैं हमारे। तो पहला मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था पहला? लेखक की टांग टूटना। और यह दूसरा मुद्दा था कि लेखक बिस्तर पर और नए मुहावरे का जन्म। तो लेखक बिस्तर पर आया, कुछ लोगों ने उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। जब उन्होंने लाया तो बेहोश थे, जब वे होश पर आए उन्होंने आंख खोली तो जो सामने वाले उनके आजू बाजू के पास जो लोग थे उनसे वे प्रश्न पूछते कि मैं कहाँ हूं। होश पर आने पर तो एक व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ सारी जानकारी उन्होंने दे डाली। एक दो चार वाक्य उन्होंने बताए, कौन कौन से, कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका अपघात हो चुका था, एक्सीडेंट हो चुका था और सिर्फ एक ही पैर का फ्रैक्चर आपको हुआ है, फिर भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उस व्यक्ति के कहने पर लेखक ने अपने टांग की ओर देखा तो एक टांग तो सही सलामत थी, सीधी थी उस बिस्तर पर, लेकिन दूसरी टांग क्या थी? रेत की थैली के सहारे लटकी थी। मतलब एक टांग लेखक की टूट गई थी। तो दूसरा उपमुद्दा था उसमें से नए मुहावरे का जन्म। तो नया मुहावरा कौन सा है? टांग का टूटना। तो टांग का टूटना इसका शब्द से अर्थ है कि पैर टूटना, लेकिन लेखक के मतानुसार उसका अर्थ है टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो लेखक कहता है कि सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक कापुटे मुहावरा, भयभीत होना, घबरा जाना, घबराहट पैदा होना। क्योंकि लेखक कहता है कि अस्पताल ही पहले से खतरनाक शब्द है और उसके साथ यदि सार्वजनिक शब्द लग गया तो और भी खतरनाक होता है। कितना खतरनाक होता है? जब सार्वजनिक शब्द लगता है तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने का समय, इसका मतलब आपकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो लेखक क्या सरकारी अस्पताल पर व्यंग्य करते हैं, उपहास करते हैं। जो व्यवस्था होती है सरकारी अवस्था अस्पताल की वो ठीक ठाक नहीं होती और मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
और संक्षेप में और एक पॉइंट, एक मुद्दा छोटा सा, एक है घटना और दुर्घटना। तो यह भी लेखक ने घटना और दुर्घटना की परिभाषा या व्याख्या या अर्थ बताया है। तो लेखक कहता है कि घटना मतलब लेखक की टांग टूटना, और दुर्घटना इस शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। तो इस प्रकार यह दो मुद्दे आज की तासिका में हो चुके हैं। आगे चलकर हम दूसरा वीडियो और दो मुद्दे के साथ बनाएंगे, 2 या 3 मुद्दे को लेकर, और तीसरा 3 वीडियो इस पाठ के शायद होंगे। तो 3 वीडियो के माध्यम से यह पूरा पाठ हो जाएगा, यह पूरे पाठ की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यह वीडियो आप बारीकी से वो देख लीजिए, कठिन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए, मुहावरे के अर्थ समझ लीजिए, और वो जो मुद्दे मैंने बताए उस मुद्दा ऊपर रखना, और उससे संबंधित आपको कितनी पंक्तियां आपको बोलनी आती है, इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है कि लेखक की टांग टूटना, तो कितने वाक्य आप उस पर बोल सकते हैं। इस प्रैक्टिस की हेतु, अभ्यास के हेतु मैंने इस मुद्दों के आधार पर, इसलिए मैंने जानबूझकर आपको वे मुद्दे दिए हैं। तो अपेक्षा इतनी रहती है कि उस मुद्दे से संबंधित आप कितनी जानकारी बोल सकते हो या कह सकते हो, इसमें ही आपकी समझ उस पर ही अवलंबित होती है या निर्भर रहती है। तो ठीक है, अगला वीडियो इसके आगे 2 या 3 परिच्छेद पर मैं करूंगा, और पूरा पाठ होने पर उस पर एक ऑनलाइन 20 अंकों की ऑनलाइन कसौटी या परीक्षा मैं तैयार करूंगा। वो आप ठीक तरह से समझकर उसे छुड़ाने की कोशिश कीजिए। यदि फिर भी इन 2 मुद्दे के संबंध में यदि कोई कठिनाई, संदेह, समस्या आपके दिमाग में रही तो मुझे आप फोन करके पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज की तासिका यहाँ पर समाप्त हो गई। धन्यवाद।